अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वेन ब्रिज ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स डिस्कस की थी ऑसिलेटर्स की, जिसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारे पास है द वेन ब्रिज ऑसिलेटर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे, इसकी सर्किट डायग्राम भी डिस्कस करेंगे और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज़ एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी साइन वेव ऑसिलेटर। तो बेसिकली हमारे पास जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर है, ये क्या होता है, हमारे पास एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी साइन वेव ऑसिलेटर होता है। इट वाज डेवलप्ड बाय मैक्स वेन इन 1891 फॉर द मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस। यानी कि इसको 1891 में मैक्स वेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इम्पीडेंस को मेजर करने के लिए इसको डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद मज़ीद यहाँ पर देखें, इट इज़ आरसी ऑसिलेटर विच यूज्ड वेन ब्रिज सर्किट एज अ फीडबैक नेटवर्क। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, आरसी ऑसिलेटर होता है। आरसी ऑसिलेटर से बात है कि रजिस्टर कैपेसिटर्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, विच यूजेस वेन ब्रिज सर्किट एज अ फीडबैक नेटवर्क। तो फीडबैक नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए ये क्या करता है, एक वेन ब्रिज सर्किट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आगे देखें, द वेन ब्रिज सर्किट हैज़ अ सीरीज आरसी नेटवर्क इन our arms and a parallel RC network in adjoining arms। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेन ब्रिज सर्किट है, इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, सीरीज आरसी नेटवर्क होता है इसके जो है वो आवर आर्म्स में, और पैरेलल आरसी नेटवर्क होता है एडजॉइनिंग आर्म्स में। ठीक है, सो द रिमेनिंग टू आर्म्स आर प्योरली रेजिस्टिव इन विच रजिस्टर्स R3 एंड R4 आर कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसकी जो सर्किट डायग्राम है ना, यहाँ पे इसके मुताबिक इसकी बात हो रही है। ठीक है, सो आगे देखें मजीद, यहाँ पे इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर्स। ये 4 रजिस्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन 4 आर्म्स है। उसके जो 4 आर्म्स हैं, वो 4 आर्म्स कौन कौन से होंगे, A B। ठीक है, तो मज़ीद आगे देखते हैं यहाँ से, द वेन ब्रिज सर्किट डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी फेज शिफ्ट। ये जो वेन ब्रिज सर्किट होता है, ये कोई भी हमारे पास जो फेज शिफ्ट है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, देयरफॉर द एम्पलीफायर दैट वी आर यूजिंग इन दिस ऑसिलेटर इज़ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस तरह से इस ऑसिलेटर के अंदर जो हम एम्पलीफायर ही यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। एनी फेज शिफ्ट अराउंड द सर्किट मस्ट बी 0 डिग्री और 360 डिग्री। अगर इसके अंदर कोई भी फेज शिफ्ट आए तो वो या तो 0 डिग्री पे होना चाहिए या फिर 360 डिग्री पे होना चाहिए, जो कि फ़र्क नहीं करेगा। आगे देखें, द आर्म्स ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव। यहाँ पे ये जो हमारे पास जो आर्म्स है ए बी और ए सी, ये क्या होते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, एंड इट कंट्रोल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, और ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये इसकी बेसिक सी सिंपल सी डायग्राम है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्रेशन में देखें, लेट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R एंड C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C। ठीक है, दोनों दो रजिस्टर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, और जो दो कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, उनकी जो कैपेसिटर्स और रजिस्टर्स है उनको हमने लेट कर लेते हैं कि वो क्या है, CR और C के बराबर है रेस्पेक्टिवली। इफ़ RS इज़ द सीरीज RC नेटवर्क इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें यह जो RC है, RS है, ये क्या है, ये अगर हमारे पास सीरीज RC नेटवर्क इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो तो फिर हमारे पास ये RS किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा R प्लस XC। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो XC है ये किसके बराबर होता है, 1/जॉल ओमेगा C के बराबर होता है। तो उसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम RP की बात करें, इफ़ RP इज़ अ पैरेलल RC नेटवर्क इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैन अगर हमारे पास जो RP है, ये अगर हमारे पास पैरेलल RC नेटवर्क इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो तो फिर उसके मुताबिक जो RP किसके बराबर होगी, विल बी इक्वल टू R पैरेलल टू XC। अब इसका जो है एक्सप्रेशन को जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, R मल्टीप्लाई बाई XC डिवाइडेड बाई R प्लस XC। ठीक है, तो यहाँ पे XC की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1/जॉल ओमेगा C। ठीक है, वो हमने यहाँ पर भी पुट कर दी और नीचे भी पुट कर दी। ऊपर भी हमने एलसीएम लेकर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, नीचे भी हमने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, RP इज इक्वल टू R/RJ ओमेगा C प्लस 1। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे
टू कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, अगर हमने आउटपुट वोल्टेज वी नॉट कैलकुलेट करना हो, वी विल अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल का अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होता है हमारे पास, जिसके मुताबिक वी नॉट हमारे पास बराबर होता है आर पी डिवाइडेड बाई आर पी प्लस आर एस मल्टीप्लाई बाय वी एन। ठीक है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल के मुताबिक अपने वी नॉट इक्वल रख लिया, यहाँ पे वी एन जो है वो इधर आके इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, पीछे हमारे पास सेम एज इट इज एक्सप्रेशन आएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो वी नॉट डिवाइडेड बाय वी एन है, ये हमारे पास किसके बराबर होती है, बीटा के बराबर होती है। और बीटा क्या है, यहाँ पे फीडबैक फ्रैक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, तो उसकी जगह पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बाय यूजिंग 1 and 2 in 3। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास आर एस की वैल्यू मौजूद है और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास आर पी की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रही इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे हमारे पास आर एस की वैल्यू मौजूद है, ये रही इक्वेशन नंबर 2 और जहाँ पे हमारे पास आर पी की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है हमने, या फिर दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि जहाँ पे आपको आर पी और आर एस नज़र आ रहा है वहाँ आप इसकी हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंपल इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ऊपर वाली टर्म दोनों तो वैसे की वैसे आएंगी नीचे, लेकिन जो नीचे वाली टर्म्स है इनका जो है वो हम एलसीएम लेंगे। जब हम कैल्शियम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। आई होप कि एलसीएम को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे इनके एलसीएम टर्म्स आ गए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नीचे वाली टर्म्स एलसीएम के ऊपर हमेशा ये वाली इसके साथ कैंसिल, और ये जॉल ओमेगा सी ऊपर जाके आर के साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन गया, आर जे ओमेगा सी के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह सेम एज टी इधर ये जॉल ओमेगा सी से कैंसिल आउट, ये वाली टर्म जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के साथ, तो ये दोनों सेम टर्म्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब देखें ये वाली जो टर्म है सेम एज इज आ रही है। अब ये बटा बेसिकली बटा जो है वो ये डिवीजन होती है, डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली गई और ये जो ऊपर वाली टर्म थी बटे के वो क्या आ गई, बटे के नीचे आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली टर्म आपस में दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो पीछे हमारे पास क्या रहेगा, आर जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर जे ओमेगा सी प्लस इंटू 1 प्लस आर जे ओमेगा सी होल स्क्वायर, इस चीज़ के बराबर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा रही है, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2abc वाला हमने फार्मूला लगा लिया। यहाँ पे जे स्क्वायर आ रहा है, जे स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम -1 पुट करिए उसकी वैल्यू, तो हमारे पास जो है क्या आ गया, हमारे पास ये इसका जो एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखें, सिंस वी नो दैट फॉर एनी ऑसिलेटर द नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि किसी भी ऑसिलेटर के लिए जो ज़रूरी कंडीशन होती है सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए, वो हमारे पास होती है कि ए बी बराबर किसके होने चाहिए, ए टू बीटा बराबर किसके होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। Since in the case of non-inverting amplifier the closed loop voltage gain A is given by, हम जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो हमने जो क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन कैलकुलेट की थी वो हमारे पास किसके बराबर थी, वो थी 1 प्लस R4/R3 के बराबर थी। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 6 को 5 में यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 4 में देखें हमारे पास किसकी वैल्यू मौजूद है, बीटा की वैल्यू मौजूद है, और इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास किसकी वैल्यू मौजूद है, ए की। तो इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो वो हमने पुट किया तो हमारे पास है ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये वाली टर्म पूरी की पूरी जाके उधर 1 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास है ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज़, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 7। आगे देखें, नाउ बाय इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को आपस में जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखें इस साइड पे तो हमारे पास रियल पार्ट मौजूद है, ये देखिए हमारे पास। ठीक है, ये इधर से 1 आ गया और इधर से ये माइनस, ये दोनों क्या है, इसमें देखें जे नहीं आ रहा ना, जे यहाँ पे बेसिकली एज आयोटा कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और ये -R² ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, रियल टर्म्स है, ये आ गया। और इस साइड पे देखें हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये जे के साथ वाली है। ठीक है, तो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के इक्वल आ गया रियल पार्ट्स। यहाँ से जो है वो ये माइनस टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से R²C² को उधर जाके हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास W इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC का। अब हम जानते हैं कि जो ओमेगा ये बराबर किसके होता है, 2 पाई
एफ़ के बराबर होता है, ठीक है। उसकी जगह आप इसकी वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1/RC के बराबर आ गया। एफ आर की अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 2 पाई को उधर जाके हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया रियल पार्ट्स को यूज़ करते हुए। अब हम इसी इक्वेशन नंबर 7 के जो है वो हम इमेजरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इमेजरी पार्ट्स देखे कौन से हो गए, इस यहाँ पे ये है हमारे पास, यानी इसका होगा 3r ओमेगा c, और इसका जो इमेजरी पार्ट है वो कुछ ये वाला होगा, साथ में इधर से भी 1-2 टर्म्स ऐड होंगी। तो जब हम इमेजरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म्स आ गई, ये वाली इक्वेशन मिलती है, ठीक है। यहाँ से देखिए r ओमेगा c के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे 1 + r/4/r3 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। 3 उधर जाके 1 जो है वो उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास r4/r3 किसके बराबर आ गया, 2 के, और यहाँ से r4 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2r3 के बराबर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 9 के साथ ही हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हैंस दिस शोज दैट इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, अगर हम सस्टेन्ड ऑसिलेशंस को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो देन R4 शुड बी ट्वाइस ऑफ R3 इन द सर्किट। तो उस सर्किट के अंदर जो R4 की वैल्यू है वो R3 की निस्बत कितने 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने वेन ब्रिज ऑसिलेटर को डिस्कस किया है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था ये वाला, ठीक है, बट आई होप बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन के साथ इसकी जो है वो वैल्यूज़ ड्राइव की गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना आया होगा, सर्किट डायग्राम, और साथ में इसका जो बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।